Hello friends, this is the fifth video lecture of Contract Law MCQ series. So MCQ number 1. A, without the request of anybody, extinguishes the fire of B's go down. A suffers injury thereby. B promises to compensate A for the whole amount he has spent for his treatment. The contract is option A unenforceable, option B void, option C voidable, option D enforceable. So the right answer over here is ऑप्शन डी, इट विल बी इन्फोर्सेबल। देखिए जो सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि अगर किसी ने कोई वॉलंटरली पास्ट सर्विस करी है और आपने उसके लिए उसको कॉम्पनसेट करने का वादा किया है, देन सच पर्सन कैन इन्फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जनरली कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक्सचेंज है, जो कि कंसिडरेशन है, दैट इज वेरी एसेंशियल। बट अगर किसी ने पास्ट वॉलंटरली सर्विस करी है और उसके लिए आपने कुछ प्रॉमिस किया टू कॉम्पनसेट, देन सच पर्सन कैन इन्फोर्स इट। तो ये एक एक्सेप्शन पे आएगा, ठीक है। नाउ एमसीक्यू नंबर 2, promissory estoppel is sometimes spoken as a substitute for option A novation, option B quasi contract, option C consideration, option D coercion. So the right answer over here is option C. देखिए इसमें क्या होता है ना, जो promissory estoppel क्या होता है, ये भी कंसेप्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया है, मान लीजिए डोनेशन का या चैरिटी का, मान लीजिए अगर मैंने किसी को बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए चैरिटी दूंगा और बाद में मैं देता नहीं हूं, ठीक है, तो इट वोंट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ एक्सचेंज है ही नहीं। लेकिन अगर मैंने किसी को डोनेशन का प्रॉमिस किया एंड दैट पर्सन हैज एक्टेड अपॉन दैट प्रॉमिस, मतलब मैंने अगर बोला कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा फॉर द मेकिंग ऑफ अ मैरिज और एंड दैट पर्सन to whom I have promised, he acts upon that promise, then I will be liable. Okay, so this is the concept of promissory estoppel. Then I cannot be stopped for not giving what I have promised. If the person acts upon my promise, then I am liable to pay for it. Option 3, X, a trader leaves goods at Y's house by mistake. If Y uses the goods, then which one of the following is correct when X demands the price of goods and Y refuses to pay? See, in this case, the right answer will be option B. Y is bound to pay as X did not intend to supply the good gratuitously and Y enjoyed the benefit of X act. तो ये सेक्शन 70 में गिवन है, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे X ने बाय मिस्टेक ही लेफ्ट गुड्स एट द Y's प्लेस, इफ Y यूजेस द गुड्स, देन Y इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। अगर आप किसी के नॉन ग्रेचुइटस एक्ट का बेनिफिट ले लेते हैं, देन यू आर बाउंड टू पे। सिमिलरली अगर कैंटीन में मैंने मान लीजिए डोसा का किया ऑर्डर और मुझे पास्ता आ गया मेरे टेबल पे एंड आई एट इट, देन आई एम बाउंड टू पे फॉर इट। मैं ये नहीं बोल सकता मैंने तो डोसा का ऑर्डर किया था, पास्ता को मैंने बोले ही नहीं था, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकता, बिकॉज आई हैव एंजॉयड द बेनिफिट एंड द एक्ट वाज नॉन ग्रेचुइटस। इसका मतलब द सेलर वाज एक्सपेक्टिंग द पेमेंट। ओके, now MCQ number 4, X contracted with a tent house for erecting a shamiana for performing the marriage of his daughter. On the day of marriage, a curfew was clamped in the area, preventing the celebration of marriage. The shamia owner claims the charges agreed to be paid by X. In the light of above, which one of the following is correct? देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज X हैज टू पे द कॉन्ट्रैक्टेड चार्जेस, X नीड नॉट टू पे द एग्रीड चार्जेस बट ओनली रीजनेबल चार्जेस, X कैन रिक्वायर द स्टेट टू बियर द क्लेम फॉर डैमेजेस, X नीड नॉट टू पे एनीथिंग एज द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज वाज इम्पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ द कर्फ्यू। सो द राइट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे ये इम्पॉसिबल हो गया है, तो देयर इज अ फोर्स मैज्योरे क्लॉज और ये द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन frustrated. तो ये force majeure clause is given in section 32 and this frustration of contract is given in section 56. तो उसको apply करते हुए since the marriage is now impossible, then he need not to
pay. In which of the following instances has the discharge of agreement not been effected? Option A promised to paint a picture for B afterwards forward him to do so. Option B, A owes rupees 5,000, pays to B rupees 1,000, which B accepts in satisfaction of his claim against A. Option C, A awaits arrival of B to finish the painting for B. Option D, A owes rupees 2,000 and is also indebted to other creditor. A makes an arrangement with his creditors, including B, to pay them half of their loan. A paid to B rupees 1,000. Okay, तो इसमें क्या है कि in which of the following instances the discharge of the agreement has not been effected, पूरा agreement complete नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी है. बाकी सब केसेस में वो पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है वो कंप्लीटेड है, लेकिन ये ऑप्शन सी में इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज द पेंटिंग इज येट टू बी फिनिश्ड. ऑप्शन सी, a contingent contract based on the specified uncertain event not happening within a fixed time. Option A can be enforced. Option B cannot be enforced. Option C can be enforced before the expiry of fixed time. It becomes certain that such an event shall not happen. Option D, both A and C. So the right answer over here is D. Option A and C. Which one of the following is a contract? ठीक है, सो ऑप्शन ए, एन एग्रीमेंट टू डू लॉफुल एक्ट बाय एन अनलॉफुल मींस, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता. एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग ड्यूली साइन टू पे द टाइम बार डेट. ऑप्शन सी, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ लॉफुल ट्रेड, ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन डी, एन एग्रीमेंट टू पे रुपीज 10,000 विदाउट कंसिडरेशन. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग duly signed to pay the time bar debt. Such agreements are valid one. It is given in section 25. Option MCQ number 8. Which one of the following is not provided in section 4 and 5? Communication of offer, communication of acceptance, revocation of acceptance and proposal, or revocation of contract. So the right answer over here will be ऑप्शन डी, रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए जो ऑप्शन ए एंड बी है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इट इज गिवन इन सेक्शन 4 एंड revocation of them is given in section 5. Revocation of a contract is not given in section 4 and 5. The revocation of offer and acceptance is given but not of contract. MCQ number 9. Which one of the following does not amount to fraud? Option A, active concealment of fact. Option B, a promise made without any intention of performing it. Option C, suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. Option D, a representation made without knowing it to be false, honestly believing it to be true. तो इसका right answer होगा option D. It is called misrepresentation. इसमें क्या है कि the person who made such representation, he honestly believed इट टू बी ट्रू. जहां ऑनेस्टली उसने गलती कर दी है वहां पे वो फ्रॉड नहीं आएगा. अगर वो एक्टिवली नोइंगली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है तब हो जाएगा. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, मतलब मैं फ्रॉड ही कर रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है परफॉर्म करने का, ठीक है, और मैं ऐसा कोई फैक्ट बता रहा हूं विच आई नो इट इज नॉट ट्रू, देन ऑल्सो इट विल बी फ्रॉड. तो फ्रॉड इज गिवन इन सेक्शन 17 एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज गिवन इन section 18. Now the last MCQ is a stipulation for increased interest from date of default is known as option A damage, option B penalty, option D liquidated damages, option D compensation. So the right answer over here is option B penalty. ये आपका given है section 74 में. It is given in section 74, compensation for breach of contract where penalty is stipulated for. ठीक है, तो ये आपका 74 में given है. So altogether, this was the last MCQ. Thank you all.